दर्शकों, आज हम आए हुए मुंबई सेंट्रल बलवास होटल, जहाँ पे बिहार के कारी शोएब साहब एमएलसी आरजेडी बिहार और माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी चेयरमैन है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो जिस तरीके से विधान परिषद वगैरह में आप एजुकेशन को लेकर और मुस्लिम मसले मसाइल को लेकर आप आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है? सबसे पहली बात तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपसे मुलाकातें हो रही हैं, आपसे बातें हो रही हैं। महमूद हकीम साहब का और सब हमारे भाइयों का शुक्रिया कि सब लोग यहाँ आए। देखिए, ये कोई एहसान नहीं करते हैं। कोई भी आदमी को जब अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी देता है तो उसके लिए चुनता है, उसको किसी काम के लिए। अमुक आदमी को मैं फलां काम के लिए अल्लाह पाक चुनता है। इनको किसी काम के लिए चुना, शेख साहब किसी काम के लिए चुना, इनको किसी काम के लिए चुना, इनको किसी काम के लिए चुना। तो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया और मुझे चुना कि मिल्लत का, समाज का जो दर्द है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे उठाओ। तो हम जब सड़क पे थे, संगठन में काम कर रहे थे, तब भी हम वही काम कर रहे थे कि समाज में कहीं भी कोई दर्द हो तो मैं पहुंच जाता था। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों का जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलते हुए उनके निर्देश पर, तेजस्वी जी के निर्देश पर मैं कभी भी कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है तो मैं खड़ा हो जाता। उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे सदन भेजा। तो सदन में भी जब जब जरूरत पड़ी मैं खड़ा रहा। मैं इस बात की परवाह कभी नहीं किया कि मैं यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल किसने देखा है। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे ऊपर फर्ज है, उस फर्ज को अदा करने के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। विधान परिषद में मैंने आवाज उठाई ऐसे ही, और जितने मामले में हमने आवाज उठाया तकरीबन 80% मामले में कामयाबी मिल चुकी है। ये नहीं है कि मिलनी है, मिल चुकी है। जैसे अफसरान की लापरवाही की वजह से, अफसरान की साजिश की वजह से जुमा की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया था उर्दू स्कूलों से। मैंने उस पर ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वो छुट्टी बहाल हुई, कैलेंडर बहाल हुआ फिर से। इसी तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में जो एक पहला सवाल होता था वो उर्दू में, जो उर्दू वाले हैं उर्दू में, जो हिंदी वाले हिंदी में, सबको अलग अलग सब्जेक्ट था। उसमें उर्दू वाले का गायब कर दिया, उर्दू ही गायब कर दिया। फिर मैंने उस सवाल को उठाया, मैं बीपीएससी गया, मैं सारे लोगों से बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी मिली कि वो जो उर्दू का जो सवालनामा था, जो सवाल था, उस सवाल को ही ख़त्म कर दिया गया और कह दिया कि सारे लोग पास हो गए। तो एग्ज़ाम तो हो चुका था, दोबारा तो लिया नहीं जा सकता था। तो ये फ़ायदा ये हुआ उससे कि भाई उसमें सारे लोगों को पास मार्क्स दे दिया गया, क्योंकि गलती हुकूमत की है। इसी तरह से मदरसे का मामला है। मदरसे के तमाम मदारिस की तनख्वाह रोक दी गई थी। उसमें रोकने की वजह हमारे लोगों में से कुछ मीर जाफर लोग होते हैं, जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि मदरसे में ये है वो है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए थे। तो हाई कोर्ट ने उसके जांच के नाम पर सारे मदारिस के तनख्वाह को रोक दिया कि जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी की तनख्वाह नहीं जाएगी। तो साल भर से बेचारे मौलवी हमारे कहाँ जाएंगे। तो मैंने वही हुकूमत से कहा कि भाई हुकूमत की तरफ से तो वकील जाए कोर्ट में, कोर्ट का मामला है ठीक है, लेकिन हुकूमत जाके कोर्ट में दलील दे कि भाई किसी एक मदरसे के बारे में उसने कहा है, तो सारे मदरसे को क्यों रोक दिया आपने। खैर उसमें भी बड़ी लंबी लड़ाई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तनख्वाह जारी हुई और बाकी जो बचे हैं सबको हो रहा है। इस तरह के कई मसाइल हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी तो बातें मुझे याद भी नहीं, क्योंकि हम तो देखिए हमारा एक मसला ये है कि हम सियासत को भी इबादत समझ के करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको बोलना मुनासिब नहीं है बाहर, क्योंकि उसके दूसरे भी नुकसानात हो सकते हैं। हमारे कौम के लोग तो खुश हो जाएंगे क्या भाई कारी साहब ने ये किया, लेकिन उनको दूसरे नुकसानात भी हो जाएंगे। तो हमारा मकसद है मिल्लत के लिए काम करना, न कि मिल्लत को नुकसान पहुंचाना। और समाज के सभी वर्ग को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, समाज सबसे बनता है। बाग में अगर सिर्फ एक तरह का फूल रहेगा तो बाग नहीं कहलाएगा। बाग में बाकायदा
बागीचे में हर तरह के फूल होते हैं, तब जाके वो एक गार्डन कहलाता है, खूबसूरत बागीचा कहलाता है। तो जब तक समाज में हर तरह के लोग नहीं रहेंगे, हर तरह के वर्ग का उसमें, हर तरह के लोगों का उसमें नुमाइंदगी, प्रतिनिधित्व नहीं होगी, तब तक के वो समाज नहीं कहलाएगा। तो लेकिन कुछ लोग हर वर्ग में, हर समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, सभी समाज में अच्छे बुरे सब लोग हैं। तो इसी तरह से उसके जो नुकसानात हैं वो हम नहीं चाहते हैं कि हो। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो अल्लाह ने मौका दिया है तो हम करते हैं। जैसे उर्दू टीईटी बंगला वाला मामला है, उसके लिए भी जबरदस्त आवाज हम उठा रहे हैं, लेकिन उसके बड़ा मामला है, कोर्ट का मामला है, पेच फंसा हुआ है, हुकूमत का दबाव बना रहे हैं। हाँ, फिर अभी आपको उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक वाला बहाली जो है 2-3-4 साल से रुका हुआ है। अब जाकर के हमारे ही लड़ाई पर जाकर के अब जाकर के उसकी अब फिर से एग्जाम लेने का ऐलान किया हुकूमत ने, और एग्जाम होगा, इंशाल्लाह बहाली जल्दी ही हो जाएगी। और सर ये बहुत सारी चीजें हैं सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आज जाकर दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए हैं और सीएम बन चुके हैं, तो आगे चलकर आप लोगों की आरजेडी की भूमिका क्या होगी लोकसभा और विधानसभा? आरजेडी के बारे में पूरा मुल्क जानता है कि आरजेडी वाहिद पार्टी है जिसने अभी इस मुल्क में, वाहिद पार्टी है जिसने अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी 14 बीमारी लेकर के जेल जाना पसंद किया, लेकिन भाजपा से समझौता नहीं पसंद किया। मैं गवाह हूं इस बात का, 2014 में जब नीतीश जी अलग हुए बीजेपी से, तो हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर भाजपा का बहुत प्रेशर था, बड़ा बड़ा ऑफर था। वो चाहते तो उसी वक्त मुख्यमंत्री हो जाते, वो चाहते तो उनको सारे ऑफर्स थे, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि नहीं, हम अपने वसूल से अब समझौता नहीं कर सकते हैं। सत्ता तो मेरे जूते के नोक पर है, सत्ता और आती और जाती रहती। हमने हुकूमत कभी भी इसलिए नहीं की कि हुकूमत का हम फायदा उठा रहे हैं, ये हम तो हुकूमत भी इसलिए किया कि भाई हुकूमत जो है लोगों के मदद का एक जरिया है, उस रास्ते हम लोगों की मदद कर सकते हैं। सब जानते हैं, चाहे तेजस्वी जी हो, तेजस्वी जी आज भी चाहेंगे, या कभी भी वो चाहते 2015 से लेकर आज तक, जिस वक्त वो चाहेंगे 2 घंटे के अंदर वजीर आला बन जाएंगे बिहार के, जिस वक्त चाहेंगे। लेकिन उन्होंने सड़क पे संघर्ष करना पसंद किया, लेकिन वसूल से समझौता नहीं पसंद किया। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना वसूल है, जो विचारधारा है, इस पर हमेशा चलती रहेगी। हमने कभी समझौता न किया है, न करेंगे, न कर सकते हैं किसी भी हाल में। तेजस्वी जी का साफ कहना है कि हम इससे कोई समझा। रहा सवाल नीतीश जी का, तो नीतीश जी की तो हालत ये है कि अब लोगों ने अपने बच्चों का नाम नीतीश रखना बंद कर दिया है, घृणा होने लगी है। और जिन लोगों का नाम नीतीश है पहले से, वो लोग अपना नाम बदल रहे हैं। नीतीश जी एक गाली हो चुके हैं समाज में। अब कुछ दिन 2 दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ वादा किया मुझसे कि मैं फला दिन आऊंगा। मैंने कहा पक्का ना? उन्होंने कहा कि हम नीतीश नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब नीतीश जी की का जो एक भरोसा है नीतीश जी का, वो एकदम खत्म हो चुका है। क्योंकि वो 15 में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर वो चले गए 17 में। लोगों को लगा कि भाई 22 में फिर वो कह रहे हैं। हो सकता है इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, एक बार गलती होती है। फिर उन्होंने कहा था, अभी दिसंबर में ही कहा था कि हम मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं। और कहते थे कि नाथोराम गोडसे, ये वो फल्ला, गांधी का नाम लेते। तो गांधी और गोडसे दोनों दो तरफ है, चुनना होगा कि आपको गोडसे की तरफ रहना है कि आपको गांधी की तरफ रहना है। तो नीतीश जी तो गोडसे की तरफ चले गए, गांधी को छोड़ दिया। जो गांधी के मानने वाले लोग, जो हे राम के मानने वाले लोग हैं, वो उधर नहीं जा सकते। तो इसलिए नीतीश जी का अपना कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और नीतीश जी को लेकर के हमारे ऊपर भाजपा ने एहसान कर दिया है। वो बोझ जो था ना, वो अपने ऊपर ले लिया। तो हम तो इसलिए उन्होंने माफी मांगा आकर, मैं वहां मौजूद था, लालू जी से, राबड़ी जी से, तेजस्वी जी से, हम सारे एमएलए लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगा। ये मुझसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब जाकर के तेजस्वी तो नहीं तैयार थे, लेकिन 6 महीने से वो माफी मांगते 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 हमारे नेता ने सोचा कि चलो भाजपा को रोकना है, ये देश भर में मैसेज जाएगा, माहौल हुआ भी वही।
एक माहौल बना, एक मैसेज गया कि नहीं भाई अब भाजपा के खिलाफ देश एक हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा मालूम होता है कि ये इधर आए ही थे यहाँ के अंदर की बात लेने के लिए कि क्या क्या तैयारी है। वो सारी तैयारी सारा कुछ जान लिया, चले गए उधर जा करके ये भाजपा को मदद करने जा रहे हैं। भाजपा को क्या, ये नाथूराम गोडसे को मदद कर रहे हैं। गांधी के दुश्मन को, इस देश का पहला आतंकवादी कौन है? नाथूराम गोडसे है। तो उस गोडसे को मानने वाला क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं? इसलिए नीतीश जी के बारे में अब कुछ बोलना बेकार है। जनता खुद बोल रही है और जनता खुद जवाब देगी। रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा की तारीख रही है कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, सिर्फ 2.5 साल की हुकूमत थी, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, उनको गिरा दिया, नहीं चलने दिया। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, फिर भाजपा ने वापस ले लिया, नहीं चलने दिया, गिरा दिया। फिर तेजस्वी जी जब नौकरी दे रहे थे, पूरे देश में नफरत बांटा जा रहा था, लेकिन तेजस्वी जी नौकरी दे रहे थे। जब तेजस्वी जी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी और लगा के 10 लाख नौकरी और आ रही है, फिर भाजपा ने साजिश करके सरकार गिरवा दिया। तो मतलब बीजेपी रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, इंसानियत विरोधी, आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, ये सारे विरोधी है। इनके अंदर न इंसानियत है और न ही इनके अंदर नौजवानों से, महिलाओं से, बेरोजगारों से कोई मोहब्बत, कोई सिंपैथी है। इसलिए भाजपा का चाल और चरित्र देश देख रहा है और देश इनको जवाब देगा। सर, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया है और डर और खौफ पैदा कर रहे हैं और ईडी और सीबीआई वगैरह पीछे लगा रहे हैं और सरकारी महकमों को पीछे लगा के प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आगे चलकर आप लोग किस तरीके से लोकतंत्र को बचाएंगे? देखिए, डर जो है ना वो भाजपा के अंदर है। नरेंद्र मोदी एक कौन है? नाथूराम गोडसे के मानने वाले। भाजपा कौन है? नाथूराम गोडसे का मानने वाले। तो नाथूराम एक कायर और बहुत ही डरपोक आदमी था वो। तो भाजपा के लोग कायर है, डरपोक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं कि सच्चाई का सामना कर सके, सच्चे लोगों से आंख मिला सके। कभी आपने देखा है इनको बात करते हुए रोजगार पे, काम पे, लोगों की मोहब्बत पे, प्यार पे? नहीं। तो डर उनके अंदर है। अगर डर नहीं होता तो ये इतना ईडी और सीबीआई, इसके बावजूद फिर अलग अलग पार्टियों को तोड़ना, यहाँ आपको शिवसेना को तोड़ दिया, कांग्रेस क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, बीजेपी में उधर नीतीश जी को ले गए, उधर वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा। ये सब तोड़ फोड़, लोकतंत्र की हत्या वो रोज कर रहे हैं क्योंकि डर है उनको। वो कहते हैं 400 पार, अगर 400 पार का उनको यकीन होता, भाषण से अलग दिल में यकीन होता, तो क्यों ये सब करते? क्योंकि उनको डर है कि देश की जनता इनसे सवाल करेगी कि आपने सालाना 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, तो 10 साल में 10 गुना 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? इन्होंने तो रोजगार 10 करोड़ 20 करोड़ क्या 20 लाख भी रोजगार नहीं दिया है 10 साल में, बल्कि 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री इस देश की बंद हो चुकी है। इस देश में 2014 में तकरीबन 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में इस देश पर। आज के डेट में 205 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब 150 लाख करोड़ का कर्ज सिर्फ 9 साल में भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब हर बच्चा जो इस देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर तकरीबन 1,44,000 करोड़ का कर्जा है। अब आप समझिए, जीडीपी का 80% जो है वो कर्ज में है, 20% बचा है, कभी भी बराबर हो जाएगा। देश कहाँ जा रहा है? देश की इकोनॉमी एकदम तहस नहस हो रही है। लोग आज 80 करोड़ लोग जो है वो भूखे हैं और वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा अनाज पर वो जिंदा है। 20 करोड़ लोग वैसे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं, उनके पास खाने को नहीं है। समझ रहे हैं? 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनके पास सही दवा नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, हेल्थ उनका ठीक नहीं है, उनके पास इलाज का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसके बावजूद भी भाजपा इन चीजों पर बात नहीं कर रही। आप देखिए, देश में पानी पर जंग हो जाएगा, संकट है, सारी दरियाएं सूख रही है, पानी नहीं है। आप देखिए कि हैंडपाइप से पानी नहीं निकल रहा है, समरसेबल लगाना रहा है फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा है, दरियाएं सूख चुकी है, तालाबें सूख चुके हैं, पानी पर संकट है। आप देखिए कि खेतिहर मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, सब तक परेशानी ही परेशानी है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और कोई काम नहीं। जगत गुरु महाराज ने
ऐलान किया था कि भाई जिनको बीमारी हो जाए वो मंदिर चले जाए, है ना। अब वो खुद बीमार पड़ गए, एम्स में जाके भर्ती हो गए। तो सवाल ये है कि जनता को कितने दिन बड़गलाएंगे आप, कितना मूर्ख बनाएंगे, कितना बेवकूफ बनाएंगे। तो इसलिए हालात बद से बदतर है, देश के लोग देख रहे हैं और देश के लोग इनको जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।